Hello everyone, today we start the NCERT exercise 2.5 of the chapter polynomial from the question number 11 and onward. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इस पर्टिकुलर चैप्टर के उन सभी आइडेंटिटीज को डिस्कस किया था जिनकी हेल्प से अब ये क्वेश्चन हमारे लिए इजीली सिंप्लीफाई होने वाले हैं. एंड फ्रॉम हियर वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 11 in which we have to factorize this given polynomial. Check the polynomial carefully. It is quite clear to us कि इसके अंदर जब हम इसे फैक्टराइजेशन के लिए सोचेंगे तो दिस फर्स्ट टर्म इज रिटन हियर एज 3x का क्यूब, फिर ये आ जाएगा y का क्यूब और ये आ जाएगा z का क्यूब, एंड हियर इट इज 3 टाइम 3x into y into z. Therefore we are simply say that it is the one of the formula of our conditional identity, that is a cube plus b cube plus c cube minus 3abc, which is equal to a plus b plus c, a square b square c square minus ab minus bc minus ca. प्लीज याद रखो बेटा, ये वो फॉर्मूला है जो हम लोगों को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर फैक्टराइजेशन करते किस टाइम पे यूज करना है. So as a result, by using this formula here, by using the concept in this question here, we have a cube plus b cube plus c cube minus 3ab, क्योंकि इन तीनों का मल्टीप्लाई भी 9xyz ही है. तो दिस इज 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर माइनस 3x इंटू वाई, y इंटू जेड, z into 3x. So as we all know here, this is the one of the question in which we need to make the factor of the given question, given polynomial, and to obtain that factor we have to use this conditional property. Conditional identity लगाई, a की जगह पे 3x, b की जगह पे y, c की जगह पे z को रिप्लेस कर दिया, and in the end we can have the result of our question जो फाइनलाइज हो रहा है मेरे लिए 3x plus y plus z एंड मल्टीप्लाई में 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz. तो इस तरह से बेटा मुझे मिला एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 11 का फैक्टराइज फॉर्म, यानी कि हमने गिवन क्वेश्चन को इजीली फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया. चेक कर लो एक बार फिर से. वी ऑल नो डैट 27x को लिख सकते हैं 3x का क्यूब, इसे y का क्यूब, इसे z का क्यूब, एंड दिस इज हियर माइनस 3 इंटू x इंटू वाई इंटू जेड. नाउ वी हैव टू प्लान दिस फॉर्मूला केयरफुली. आफ्टर हैविंग दिस फॉर्मूला, after using this formula, we convert the given polynomial in the factorization form and obtain the respective answer of our question number 11. Now we have to work for question number 12 also. और अगर आपको याद हो तो जब मैं कंडीशनल आइडेंटिटी सिखा रहा था आपको लास्ट लेक्चर के अंदर, तो मैंने आपके लिए इसे एज वन ऑफ द कॉम्पिटिटिव आइडेंटिटी भी बोला था. याद होगा आपको जरूर, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में 14 या 15 नंबर की आइडेंटिटी पढ़ी थी, उसमें से एक ये आइडेंटिटी है. इसके लिए हमारे क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी के 12th में कहा गया है इसे वेरीफाई करें. एज वेरी क्लियर डैट कि इसका आरएचएस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने उसे यहाँ पे कॉपी कर लिया. हाफ टाइम x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर. तो दिस इज द वे टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन नंबर 12 here by consider its RHS. After having the RHS, it is again beta half x plus y plus z, and to obtain the answer we go for a square plus b square minus 2ab. This is the first result we have to use here, and we need to use this formula. आपको याद है ये formula कौन सा है? This is basically a formula. You have to remember a minus b का whole square, a square प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे यूज़ करना है, इम्प्लीमेंट करना है क्वेश्चन नंबर 12 को वेरीफाई करने के लिए. तो बेटा मैं एक बार फिर से बोल दूँ, क्वेश्चन नंबर 12 इज द वन ऑफ द कंडीशनल आइडेंटिटी जो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. इवन मैंने इसको एज इट इज़ वेरीफाई करके दिखाया था आपको एक बार फिर से, क्योंकि ये हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12 है. दैट इज़ वाई वी आर अगेन प्लानिंग इट एंड सिंप्लीफाइंग इट अकॉर्डिंगली. हाफ ऐसी कॉपी करा, x प्लस वाई प्लस जेड ऐसी कॉपी करा, RHS लिया क्योंकि वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था. फर्स्ट टर्म में फॉर्मूला लगा दिया, सेकेंड टर्म में आ गया वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2yz, एंड फॉर द थर्ड टर्म इट इज जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस
2zx। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इन पूरे के पूरे ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला का यूज़ किया। नाउ इट इज़ हाफ, इट्स रिमेन x प्लस वाई प्लस जेड ओनली, एंड नाउ वी नीड टू एड इट। इसे हटा देते हैं, कोई रोल तो रहा नहीं अब इसका। x स्क्वायर एंड दिस इज x स्क्वायर, तो वी नो दैट द सम ऑफ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर is 2y square, z square plus z square is 2z square. So we are planning here very carefully for the simplification of our question by using that very basic concepts. minus 2xy minus 2yz minus 2zx. अब आप सोच रहे होगे कैसे आया, तो चेक इट अगेन। वी टेक द RHS फर्स्ट ऑफ ऑल, हाफ ऐसे लिखा, x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे लिखा। इन तीनों के रिस्पेक्टिव फॉर्मूला के लिए एक आइडेंटिटी यूज़ करी जो बहुत इनिशियली सीखी थी। आइडेंटिटी नंबर आई थिंक सेकंड या थर्ड हो गई है। देन उसके बाद इस आइडेंटिटी को इन तीनों के लिए डिफरेंटली एप्लीकेबल किया, फिर इन्हें ऐड करा। 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर लिख दिया, y स्क्वायर को ऐड कर दिया, z स्क्वायर को ऐड कर दिया, माइनस का 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx। हाफ इज देयर, x plus y plus z is there, and now from this bracket we have to take 2 common. So it is x square plus y square plus z square minus xy minus zx minus yz. 2 से 2 भी यहाँ पे easily cancel out हो गया, and after making all that arrangement and simplification it is x plus y plus z, x square y square z square माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा कि इन दी क्वेश्चन नंबर 12 सेकेंड लास्ट टर्म में मैंने इस बड़े वाले ब्रैकेट में से, क्योंकि सभी टर्म के आगे 2 एज अ मल्टीप्लाई में था, उसे कॉमन ले लिया। नाउ इन द एंड वी आर हैविंग द रिजल्ट विच इज़ वेरी सेम एज दिस आइडेंटिटी। चेक इट दी RHS साइड ऑफ दिस आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की RHS साइड देख लो, इट इज़ वेरी सिमिलर टू इट, एंड वी नो डैट इस आइडेंटिटी को लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो प्लीज़ याद रखना, कोई भी आइडेंटिटी आइदर LHS से RHS साइड और आइदर RHS से LHS साइड दोनों के लिए यूज़ की जा सकती है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ अवर NCERT 2.5, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर पहले तो 12 के अंदर हमने वन ऑफ द फॉर्मूला को रीप्रूव करा, ये क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे। RHS लेना था, स्क्वायर्स एक्सपेंड करने थे, देन लाइक टर्म्स को ऐड करना था, 2 कॉमन लिया, गो फॉर द सिंप्लीफिकेशन, एंड वी हैव द आंसर विच इज़ वेरी वेरी सेम टू इट्स LHS, एंड इट इज़ फाइनली वेरीफाइड, हेंस इट इज़ वेरीफाइड। तो ये हमारे को यहाँ पे वेरीफाई करना था, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 12 को भी ईजिली वेरीफाइड कर लिया। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ अवर NCERT, जिसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज 0, ये हमारे को गिवन है, एंड वी हैव टू शो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम XYZ। मुझे इस रिजल्ट को वेरीफाई करना है। तो देखो बेटा, जैसे कि ये कंफर्म हो चुका है कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है और मुझे इस रिजल्ट को वेरीफाई करना है, तो मैंने सबसे पहले लिखा सिंस x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस XY माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। उम्मीद है आपको याद आ गया होगा, हमने जब कंडीशनल आइडेंटिटी पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, तो जो रूल नंबर हमने सीखा था, सेकंड रूल नंबर उस लिस्ट में जो हमने सीखा था, दैट इज द रूल नंबर 12 और 13 था आई थिंक। तो 13 नंबर का जो रूल था वो यही था। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, ये हमारे पास गिवन है, इफ का मतलब गिवन ही होता है, और मुझे इसलिए इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ करना है। It is finally x cube plus y cube plus z cube 3xyz. Conditional identity is equal to 0 into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. प्लीज़ रिमेंबर बेटा, ये मैंने आइडेंटिटी आपके लिए यहाँ पे प्रेफर कर ली, क्योंकि हम लोगों के पास ये पहले से ही इंफॉर्मेशन थी इस क्वेश्चन के अंदर कि ये जो टर्म है वो 0 है, तो 0 इंटू समथिंग गोज टू 0, ये 0 ही आ गया। तो एज अ रिजल्ट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो एक तरह से एक बार फिर से ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, जो हमने एज अ वन ऑफ द बेसिक आइडेंटिटी भी डिस्कस की थी, कि अगर कभी भी कंडीशनल आइडेंटिटी के अंदर
इन तीनों वेरिएबल का सम 0 आता है, देन इन तीनों वेरिएबल के क्यूब का सम 3 टाइम्स एक्स वाई जेड होता है। तो बहुत ही ईजी सा सीन था। We need to use the identity here, putting the value of x plus y plus z as 0 here. 0 into something always goes to 0. Then we shift this part to another side, and after doing such arrangement, we get a answer. और वो आंसर आ गया x cube plus y cube plus z cube is equal to 3 times x y z. तो मुझे उम्मीद है एक बार फिर से बहुत आराम से आप इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, और जो आपने कभी पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, अगर उन्हें आपने ध्यान से सीखा था, तो दे ऑल आर रिपीटेड वन. Now we have a question 14. फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे एक बार फिर से मुझे 3 डिफरेंट टर्म्स का क्यूब चाहिए, क्यूब का सम चाहिए. और प्लीज़ रिमेंबर बेटा, अगर कभी भी ऐसा दिखे कि तुम्हें 3 डिफरेंट नंबर के क्यूब का सम चाहिए, तो इट इज़ क्लियर डैट कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन इसी लॉजिक पे बेस्ड है, इसी कंडीशनल आइडेंटिटी पे बेस्ड है, जिसके बेस पे हम क्वेश्चन को करेंगे. तो मैंने माना लेट जो पहला नंबर है वो x है, जो दूसरा नंबर है वो y है, और जो तीसरा नंबर है वो z है. सिंस वी नो डैट x प्लस वाई प्लस z का सम निकालते हैं, जो यहाँ पे सिंप्लीफाई होने पे 12 प्लस 12 यानी कि 0 आ रहा है. देयरफॉर ये कंफर्म हो गया है कि as x प्लस वाई प्लस z 0 है, देयरफॉर इन तीनों के क्यूब का सम, इन तीनों के क्यूब का सम 3 टाइम एक्स वाई जेड होगा. दिस इज द आइडेंटिटी विच वी हैव टू यूज हियर, एंड दिस इज द आइडेंटिटी जो ऑलरेडी वेरीफाई भी किया है मैंने भी क्वेश्चन नंबर 13 में, और ऑल्सो वी वेरीफाइड दिस पर्टिकुलर आइडेंटिटी इन अ टॉपिक कंडीशनल आइडेंटिटी. तो देखो बेटा, सबसे पहले वो जो 3 नंबर जिनके क्यूब का सम चाहिए, मैंने उन्हें एक्स वाई जेड माना या ए बी सी माना, उन तीनों का सम करा जो 0 आ गया. एज अ रिजल्ट अगर इनका सम 0 आ रहा है, तो इन तीनों के क्यूब की सम की वैल्यू 3 टाइम एक्स वाई जेड होगा. हेंस -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम एक्स वाई जेड. एंड व्हाट डू यू से अबाउट एक्स वाई जेड, विच इज ऑलरेडी कंसिडर्ड बाय अस एज -12, 7 एंड 5. तो मीन्स मुझे अब इन तीनों को आपस में 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है. और देख रहे हो आप, क्योंकि माइनस है तो इट इज़ माइनस का 1260. तो मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 14 के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है, वो माइनस का 1260 आ गया. तो एक बार दोबारा से 13-14 को रिकॉल कर लेते हैं, देन वी मूव टू अ सेकेंड पार्ट. इन दी क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ दिस एनसीईआरटी वी हैव अ इंफॉर्मेशन कि एक्स वाई जेड का सम 0 है, और मुझे ये प्रूव करना है कि तीनों के क्यूब का सम 3 टाइम एक्स वाई जेड है. एज अ रिजल्ट मैंने एक कंडीशनल आइडेंटिटी को यूज़ किया, इसके जगह पे 0 लिख दिया, 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, ये उधर शिफ्ट हो गया, एंड इन द एंड वी ऑब्टेन द रिस्पेक्टिव आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन नंबर 13. व्हेन वी आर गोइंग फॉर द 14 नंबर पार्ट फर्स्ट, वी नीड टू फाइंड आउट द क्यूब ऑफ दीज 3 नंबर्स. एज इट इज़ क्लियर, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर के क्यूब का सम चाहिए, एक को x, एक को y, एक को z माना, रेंडमली चेक करा वो 0 आ गया. इससे तीनों के क्यूब का सम 3 टाइम एक्स वाई जेड होगा, विच इज़ द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन, जो अभी हमने प्रूफ भी किया, इवन आपने पहले भी याद किया हुआ है. और यहाँ पे एक्स वाई जेड के यहाँ पे -12, 7 और 5 को मैंने सब्सिट्यूट कर दिया. अब जैसे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, अब हम 14 के सेकेंड पार्ट को भी यहीं पर ही चेक कर लेते हैं. इन द केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन 14 सेकेंड पार्ट, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब. और बेटा आप जैसे इसको देख रहे हो, एक बार फिर से हमारे माइंड में ये इंफॉर्मेशन क्लिक हो रही है कि यहाँ पे एक बार फिर से 3 डिफरेंट नंबर के क्यूब का सम चाहिए. तो लेट करते हैं, x इज 28, y इज -15, z इज -13. सिंस x प्लस वाई प्लस जेड 28 प्लस -15 प्लस -13 इज इक्वल टू 28 माइनस 28 विच इज़ 0. तो जो x प्लस वाई प्लस जेड आ गया वो 0 आ गया. और अगर ऐसा है तो वी आर इन अ पोजिशन टू से दैट देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3x वाई जेड, एज x प्लस वाई प्लस जेड का सम 0 है. आप चाहे वैसा लिख लो फॉर्मूला या ऐसा लिख लो, एक ही बात है कि अगर कभी भी 3 नंबर के वैल्यू का सम 0 आता है तो उनका क्यूब सिर्फ और सिर्फ उनके मल्टीपल के इक्वल होता है. हेंस 28 का क्यूब -15 का क्यूब -13 का क्यूब 3 टाइम
28 माइनस 15 माइनस 13 के मल्टीप्लाई के इक्वल है। अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो इट इज़ 16380। तो मेरे पास जो रिजल्ट इसकी मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है वो 16380 आता है। तो 13 के पहला पार्ट हमने ऑलरेडी वेरीफाई किया था, देन वी गो फॉर अ 14 फर्स्ट पार्ट एंड 14 सेकंड पार्ट में अगेन वी नीड टू कंसिडर 3 नंबर एज एक्स वाई जेड, देन वी हैव अ सम ऑफ देम विच इज 0 ईयर एज द सम इज 0, तीनों का क्यूब का वैल्यू 3xyz होगा। वी सब्सटीट्यूट द रिजल्ट्स हियर, वी नाउ जस्ट मल्टीप्लाइड। तो इट मीन्स इन सभी क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करा क्योंकि स्पेशली मेंशन था कि इन्हें एक्चुअल में क्यूब नहीं निकालना, बिना क्यूब निकाले विदाउट कैलकुलेटिंग इट्स क्यूब आपको इनके क्यूब का सम चाहिए था। दैट इज वाई वी प्रेफर दिस कंडीशनल आइडेंटिटी टू सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 हियर। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 विच इज अगेन अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ अवर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। व्हाट दे आर सेइंग कि आपको क्वेश्चन के अंदर ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, तुम्हें पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल को बताना है। मीन्स हम लोगों को यहाँ पे वर्क करना है फॉर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल। तो सिंस एज इट इज़ वेरी क्लियर टू अस कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है दैट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। दिस इज द वन ऑफ द बेसिक फॉर्मूला जो हम लोग याद रखना चाहते हैं, यूज़ करना चाहिए जब भी कभी रेक्टेंगल के एरिया की बात होगी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज बेसिकली L इंटू बी। इससे ये मतलब है कि जो एरिया होगा वो दो डिफरेंट टर्म का मल्टीप्लाई होगा। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट टर्म्स एंड वी नीड टू फाइंड आउट दैट लेंथ एंड ब्रेथ। तो एज इट इज गिवन दैट area of rectangle for the part first, area of rectangle is 25a square 35a plus 12। ये area of rectangle दे रखा है। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक बात चल रही है कि ये जो एक एक्सप्रेशन मुझे दे रखी है, पॉलिनोमियल मुझे दे रखा है, ये कहीं ना कहीं दो अलग अलग पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई में है। मींस ये जो पर्टिकुलर पॉलिनोमियल है ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सुना आपने, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जब भी किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम दो पार्ट्स में ब्रेक करना चाहते हैं तो वी हैव टू यूज द कंसेप्ट ऑफ मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये वर्ड और ये मेथड जरूर आता होगा क्योंकि जब मैं इस मेथड को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा तो ये जो गिवन एक्सप्रेशन है वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, दो हिस्सों में मल्टीप्लाई हो जाएगी। एज अ रिजल्ट वन ऑफ द पार्ट वी विल कंसिडर एज लेंथ एंड सेकेंड पार्ट वी विल कंसिडर एज इट्स ब्रेथ। तो इन शॉर्ट इनडायरेक्टली मतलब सीधा सीधा नहीं कहा कि इसके फैक्टर्स निकालो, सीधा सीधा नहीं कहा कि इसमें एक लेंथ और ब्रेथ छुपी हुई है, आपसे घुमा के बातों को रख दिया गया। और क्या घुमाया इन्होंने कि अगर रेक्टेंगल के एरिया ये है तो बताओ लेंथ और ब्रेथ क्या होगी। तो इट मीन्स दैट दे आर सेइंग टू अस कि आप इसके फैक्टर्स बनाओ एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग देयर फैक्टर्स जस्ट कंसिडर वन ऑफ देम एज लेंथ एंड सेकेंड ऑफ देम एज ब्रेथ ऑफ इट। तो एज अ रिजल्ट हम लोग अब यहाँ पे इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग करना शुरू करते हैं। सिंस वी नो डैट A 25 है, B माइनस का 35 है और C 15 है। बेसिक्स तो आपको पता ही है मिडल टर्म स्प्लिटिंग के। देयरफॉर A इंटू C निकाला विच इज़ 25 इंटू 12 गिव यू अ वैल्यू 300 विच रिमेन पॉजिटिव। याद आया इस चैप्टर की बिगिनिंग में शायद 2.3 या 4 में हमने मिडल टर्म स्प्लिटिंग का कंसेप्ट सीखा था। उस कंसेप्ट को आज हम इस क्वेश्चन में आपके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इन दी 15 क्वेश्चन ऑफ अवर एनसीईआरटी हियर इट इज ऑलरेडी गिवन टू अस दैट लेंथ ऑफ ब्रेथ की एक्सप्रेशन निकालो इस गिवन रेक्टेंगल की जब ये गिवन इंफॉर्मेशन उस रेक्टेंगल का एरिया है। इन डायरेक्ट वे में इट इज कंफर्म दैट कि ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है और वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ एंड इट इज वेरी वेरी क्लियर टू अस दैट कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो लेंथ इनटू ब्रेथ होती है। बचपन में भी सीखा हुआ आपने। इट मीन्स ये जो एरिया दे रखा है वो दो अलग अलग एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट दे रखा है और जब भी किसी एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट में बदलना होता है तो हमें उसे फैक्टराइज करना होता है। एज अ रिजल्ट अब मैं यहाँ पे इसमें कंसेप्ट लगाने जा रहा हूँ फैक्टराइज करने का जिसका नाम होता है मिडल टर्म
splitting. So as a result, with the help of this concept of middle term splitting, we need to get the factor of this part. तो बेटा हमने देखा कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल चल रहा है उसके लिए यहाँ पे मेरे को ये 300 एज पॉजिटिव मिल चुका है, तो ये 25a² आएगा, यहाँ बड़ा सा ब्रैकेट आएगा और यहाँ 12 आएगा, एंड वी नो दैट इट इज़ पॉजिटिव. शायद आप बच्चों को याद होगा कि वेन एवर वी आर प्लानिंग फॉर अ मिडल टर्म स्प्लिटिंग, अगर ये पॉजिटिव आता है तो बीच में भी प्लस आएगा. नाउ देयर इज़ अ नीड टू मेक द फैक्टर ऑफ 300. मुझे 300 के कुछ ऐसे फैक्टर डिज़ाइन करने हैं कि अगर मैं उन्हें सम करता हूँ तो मेरे पास जो उसका रिजल्ट आता है वो 35 आता है, क्योंकि 300 इज़ अ वेरी बिग नंबर है. तो वी आर प्लानिंग फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर दिस. एज अ रिजल्ट, व्हेन वी आर गोइंग फॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस पार्ट, वी आर फाइनली ऑब्टेन सम प्राइम फैक्टर्स. अब इन्हें इस तरह से अरेंज करेंगे, इन्हें इस तरह से मॉडिफाइड करेंगे कि इन द एंड ऑफ दैट मॉडिफिकेशन वी गेट अ सम ऑफ टू वैल्यूज एज 35. तो इट इज़ क्लियर, ये 15 हो गया और ये हो गया 20. तो वी आर सिंपली से 20 + 15. एज एंड वेन यू मेक अ प्रैक्टिस फॉर दिस, जब जब आप प्रैक्टिस करोगे इस चीज़ की, आप बहुत जल्दी से इन फैक्टर्स को ऑब्टेन कर लोगे. वरना अगर आप ऐसे सोचोगे 300 × 1, 2 × 150, तो इट्स टेक लॉट्स ऑफ टाइम फॉर अस. तो दैट इज़ वाई वी प्लानिंग इन दिस मैनर. हमने यहाँ पे क्या किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल था, ABC को डिसाइड किया, AC निकाला जो पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आने की वजह से बीच में प्लस आ गया, बीच में प्लस आने की वजह से मैंने 300 को ब्रेक दिया बाय द मीन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन. By the mean of prime factorization, we get that two terms as 15 and 20, क्योंकि 15 और 20 का सम ही मुझे यहाँ पे 35 देगा, जो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन का पार्ट है. अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं. इट इज़ 25a², 20a, 15a + 12. तो इस तरह से ये रिजल्ट आ गया. अब हम इसको फर्दर फैक्टराइज करते हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज फाइनली इक्वल टू, here we are taking 5a common, left with 5a - 4. Then here we take -3 common, left with 5a - 4. Please remember that this is the one of the concept which we already discussed in our previous exercises. उसी को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है. We know that 5a और 20a में एक तो a कॉमन आएगा और एक 5 कॉमन आएगा, क्योंकि 25 और 5 दोनों 5 के मल्टीपल है. इसी तरह से इन दोनों में 3 कॉमन आएगा. और फाइनली वी आर गेटिंग 5a - 4 एंड 5a - 3. देयरफॉर इट इज़ 5a - 4 × 5a - 3. तो ये इस तरह से मेरे पास एक रिजल्ट आ गया, एक आउटपुट आ गया. अब जैसे ये रिजल्ट और आउटपुट आ गए तो ये क्या कंफर्म हो गया कि एरिया यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यू में इंडिकेट हो गया. हेंस पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ, जो लेंथ की पॉसिबल एक्सप्रेशन होगी इज 5a - 4 एंड पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर ब्रेथ बी 5a - 3 और वाइस वर्सा ऑल्सो. देखो, क्योंकि यहाँ पे ये कुछ कंफर्म नहीं है कि कौन सी लेंथ है और कौन सी ब्रेथ है, इसलिए ये पॉसिबल जो एक्सप्रेशन है लेंथ की और ब्रेथ की, वो रिवर्स भी हो सकती है. मींस लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई होगा ये, तो इट मे बी दिस ऑल्सो. तो इस तरह से बेटा हम लोगों को मिला क्वेश्चन नंबर 15 के फर्स्ट पार्ट का आंसर. तो मैंने देखा ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, मिडल टर्म स्प्लिटिंग ही थी, लेकिन जो घुमा फिरा के बातें कही गई थी, क्वेश्चन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन की फॉर्म में बोला गया था, वो सिर्फ इसलिए कि आपको बेसिक समझ आ जाए. तो हमने देखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ है, और ये हमारे को पता है कि रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है. ABC डिसाइड करा, AC निकाल लिया, मिडल टर्म स्प्लिटिंग के पूरा कंसेप्ट यहाँ पे वर्क करा और ये दो फैक्टर आ गए. अगर ये दो फैक्टर है तो वो डेफिनेटली वन ऑफ दैम इज़ अ लेंथ एंड अनदर ऑफ दैम इज़ अ ब्रेथ. तो दैट इज़ वाई वी टेक इट एज कि ये लेंथ है तो ये ब्रेथ हो जाएगी, और अगर ये लेंथ है तो ये ब्रेथ हो जाएगी, क्योंकि आउट ऑफ टू एक्सप्रेशन any one goes for a length and remaining one goes for a breadth. That is why I am putting here or. Either the answer of our question is like in this manner or this manner, क्योंकि हमें possible expression बतानी थी. तो इस तरह से
वी कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 15 पास्ट फर्स्ट। जो ओनली पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट कि ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, जो आपने केयरफुली करी। और दूसरा बात जो सोचने की, ये जो दो फैक्टर्स आया है उसमें से एक फैक्टर लेंथ है और दूसरा फैक्टर ब्रेथ है, एंड वाइस वर्सा। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं सेकेंड पार्ट, जिसमें ऑलमोस्ट सब कुछ सेम चलेगा, बस जैसे जैसे चेंज आ रहा है वो देख लीजिए आप लोग ध्यान से। इन दिस सेकेंड पार्ट ऑफ सेम क्वेश्चन नंबर 15 इट इज गिवन दैट कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है दैट इज हेयर 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ अवर क्वेश्चन। तो बेसिक तो वही है, दोबारा रिपीट करने की आई थिंक नीड है नहीं। लाइक अ प्रीवियस पार्ट ओनली, एक बार फिर से एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ है, इसलिए जो गिवन एक्सप्रेशन है वो एरिया को शो कर रहा है। तो मीन्स इसमें दो फैक्टर्स है, उसमें से एक फैक्टर एज अ लेंथ है और दूसरा फैक्टर एज अ ब्रेथ है। तो एज अ रिजल्ट एक लेंथ एक ब्रेथ है। तो यहाँ पे हम इसके मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं। तो सिंस इट इज़ क्लियर डैट इसमें A 35 है, B 13 है और C -12 है। देयरफॉर हम A इंटू सी निकालेंगे, 35 इंटू -12 करेंगे, जिसकी मल्टीपल वैल्यू मुझे माइनस की 420 मिलेगी, जो एक नेगेटिव आउटपुट है। और दिस नेगेटिव आउटपुट हेयर कंफर्म अस डैट कि ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के फैक्टर्स बनने वाले हैं दैट इज 35y स्क्वायर, फिर एक बड़ा सा ब्रैकेट, बीच में माइनस का साइन, y -12। आर यू गेटिंग इट? वाई देर इज अ नेगेटिव इन बिटवीन दिस ब्रैकेट? इट मीन्स मुझे जो ये 13 लेके आना है और जो ये 420 को ब्रेक करना है वो इन दोनों के डिफरेंस की वजह से बनेगा। तो मुझे यहाँ पे वो डिफरेंस क्रिएट करके लाना है, वो डिफरेंस जनरेट करना है। तो मेरे को फैक्टर बनाने हैं 420 के। चेक इट हेयर केयरफुली। 420 मीन्स 2, 210, फिर 2, 105, फिर 3, 35, फिर 5 एंड देन 7। तो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 420। अब मुझे 420 के प्राइम फैक्टराइजेशन को इस तरह से डिज़ाइन करना है कि उसका डिफरेंस जो मुझे यहाँ पे मिले वो मिलना चाहिए हम सबको एज 13 ओनली, क्योंकि वी नीड टू ब्रेक इट एंड कैन जनरेट अ फैक्टर्स एज 13 ओनली। तो देखो अब मेरे को इसे किस तरह से प्लान करना होगा या किस तरह से सोचना होगा ये आप देखिए। हेयर वी नीड टू मेक अ फैक्टर फॉर अ 13। तो देखो टाइम लग सकता है जैसे जैसे हम सोचेंगे, बट इट्स टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। हेयर इट इज़ 35, हेयर इट इज़ 12 एंड 35 -12, आई थिंक देयर इज अ 12 ओनली ना। तो 35 -12 विल गिव यू अ वैल्यू जो आई थिंक 13 तो नहीं आ रही। प्लान इट अगेन मोर करो, इसमें और थोड़ी सी प्लानिंग करो। एज द नंबर वी आर ऑब्टेनिंग हियर इज 22357। मैंने कहा ना जैसे जैसे आप इसको प्लान करोगे, जैसे जैसे आप इस पर सोचोगे, उसके डिफरेंस के लिए जाओगे, तब आपके पास इसका मल्टीपल वैल्यू हमारे को 13 मिलेगा। और वो ये रहा देखिए, इट इज़ 28 -15। तो हेयर वी आर सेइंग दैट इट इज़ 28 -15। मिल गया ना फैक्टर। तो एज अ रिजल्ट व्हाट वी हैव टू डू हेयर, वी आर जस्ट प्लानिंग दैट कि ये एरिया दे रखा है, ABC डिसाइन किया, AC निकाला, माइनस का 420 आया, वो नेगेटिव था इसलिए बीच में आएगा नेगेटिव साइन, एंड वी मेक अ फैक्टर ऑफ 420 सो दैट द डिफरेंस गिव अस 13, जो मिला मुझे 28 -15, जस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो होप सो आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा, आप कॉपी कर सकते हो। एरिया पता है, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ है, ABC डिसाइड किया, प्राइम फैक्टर्स बनाने शुरू कर दिए। इसे मैं रब कर रहा हूँ, रूल खत्म हो गया इसका। Here बेटा it is 35y square plus 28y minus 15y minus 12, ये रिजल्ट आ गया। Now you need to think carefully कि 35 और 28 किस कॉमन टेबल में आते हैं। तो इट इज़ क्लियर कि वो आते हैं 7 के टेबल पे। तो 7y कॉमन एंड वी आर लेफ्ट विद 5y + 4। और इन दोनों में से बेटा दोनों 15 और 12 कॉमन आते हैं 3 के टेबल पे, तो इट इज़ ऑल्सो 5y + 4 and overall it is 7y - 3, 5y + 4. So my dear student, we are getting the factor of this polynomial expression, quadratic expression as 7y - 3, 5y + 4. तो देखो कंसेप्ट वही है, क्वेश्चन नंबर 15 वही है। एरिया को दो हिस्सों में ब्रेक करना था, एज इट इज मिडल टर्म स्प्लिट की हेल्प से ब्रेक कर दिया। हेंस जो पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ का रिजल्ट होगा वो आउट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन कोई भी दो हो सकते हैं। तो इट मे बी अगर लेंथ 7y - 3 है तो उस टाइम पे ब्रेथ 5x + 4 होगा, और वाइस वर्सा ऑल्सो कि अगर लेंथ 5y + 4 है
तो ब्रेथ हमारे पास 7y-4 होगा। बीइंग अ एक्सप्रेशन हम किसी भी एक को लेंथ और किसी भी एक को ब्रेथ कंसिडर कर सकते हैं लाइक द फर्स्ट पार्ट। तो इस तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर 15 के दोनों ही पार्ट में करना कुछ ज़्यादा नहीं था, हमें सिर्फ करनी थी दोनों गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन जो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से हुई थी, जो आपको पहले से ही आती थी, लेकिन क्वेश्चन को स्पेशली डिज़ाइन करके लिखना था और इन्हें बताना था कि लेंथ और ब्रेथ पॉसिबली क्या क्या हो सकती है। ना बेटा कंसिडर करते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन फ्रॉम आवर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5। Here we have a information that what are the possible expression for the dimension of a cuboid whose volumes are given. Like the question number 15 उसमें area of rectangle given था, तो इस क्वेश्चन के अंदर मुझे volume of cuboid given है। तो since we need to remember that volume of cuboid is generally equal to length into breadth into height, तो जब भी हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में वर्क करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की कैलकुलेशन करेंगे, तो वी हैव टू गेट द रिजल्ट ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ये जो लेंथ ब्रेथ और हाइट है यही इसकी डायमेंशंस होती है बस। यानी कि जब भी कभी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना होता है तो वो L इंटू बी इंटू एच का मल्टीप्लाई होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट का मल्टीप्लाई होता है। इसलिए जब हम अब इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट के, सिंस गिवन वॉल्यूम दे रखा है मुझे, गिवन वॉल्यूम इज 3x² - 12x, दिस इज गिवन हियर। नाउ व्हाट वी हैव टू थिंक वेरी केयरफुली, ये जो गिवन वॉल्यूम है वो अपने आप 3 नंबर का मल्टीप्लाई होना चाहिए। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव टू रिमेंबर। लाइक एरिया था तो दैट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 2 एक्सप्रेशन, 2 टर्म्स। इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है तो इट शुड बी अ मल्टीप्लाई ऑफ 3 टर्म्स। इट मस्ट बी अ मल्टीप्लाई ऑफ 3 टर्म, दैट इज L, B, H, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो मुझे किसी तरह से इसको फैक्टर्स बनाना है, इसकी मिडल टर्म स्प्लिट करनी है या इसको फैक्टराइज करना है और 3 डिफरेंट टर्म्स जनरेट करनी है। तो बेटा ध्यान दो, इन दोनों में सबसे पहले 3x², जैसे तो लिखा है 3xx और ये लिखा है 3 × 4 × x, ये कुछ इसी तरह से लिखा हुआ है। अगर आपको डायरेक्ट फैक्टराइजेशन समझ आती है तो वेरी गुड, वेल एंड गुड। 3x कॉमन आ गया इसमें से और आफ्टर टेकिंग 3x कॉमन वी आर लेफ्ट विद x - 4। तो लाइक ऑफ नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है और क्योंकि बेसिक पता है तो जल्दी समझ आ रहा है, इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया है, सो द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज, ये जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है वो होगा 3 × x × x - 4। तो एज अ रिजल्ट इट इज क्वाइट क्लियर कि वन ऑफ देम इज लेंथ, अनदर ऑफ देम इज ब्रेथ एंड लास्ट ऑफ देम इज हाइट। तो एज अ रिजल्ट बाय द मीन ऑफ दिस सिंप्लीफिकेशन वी आर सिंपली ऑब्टेन द फैक्टर हियर। तो इस तरह से हमने ये कंसिडर करा कि जब भी कभी क्यूबॉइड के वॉल्यूम की बात होगी तो 3 डिमेंशंस की बात होगी, लेंथ ब्रेथ और हाइट की बात होगी। इसलिए मैंने गिवन वॉल्यूम को एज गिवन टू अस कॉपी करा, ईजिली फैक्टर्स बनाए, 3x और x - 4 उसका फैक्टर बना। बट व्हेन यू लुक इट केयरफुली, हियर वी हैव 3 एज वन ऑफ द टर्म, x एज सेकेंड टर्म, x - 4 एज थर्ड टर्म, क्योंकि जो सिंगल टर्म है उसे ब्रैकेट में लेके चले गए। तो ये आ गया, सो द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 3 × x × x - 4। हेंस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, पॉसिबल एक्सप्रेशन। हेंस पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशंस, क्योंकि क्या होती है डिमेंशन, डिमेंशंस आर बेसिकली कंसिडर हियर एज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द dimension of cuboid, possible expression for the dimension of cuboid is 3x and x - 4। तो ये 3 इसकी पॉसिबल एक्सप्रेशन है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की जो डिमेंशंस है, जो क्यूबॉइड है, उसकी जो पॉसिबल एक्सप्रेशंस आ रही है वो आइदर 3 आ रही है, एज वन ऑफ देम इज लेंथ, अनदर ऑफ देम इज ब्रेथ एंड लास्ट ऑफ देम इज हाइट। तो एक लेंथ है, एक ब्रेथ है और एक हाइट है, इसलिए हम किसी को भी लेंथ
किसी को भी ब्रेथ और किसी को भी हाइट मान सकते हैं। तो बेटा आपने देखा ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इट इज़ अगेन अ वेरी सेम क्वेश्चन लाइक द 15 वन, बस फ़र्क इतना है कि 16 में मुझे वॉल्यूम चाहिए था इसलिए 3 टर्म्स चाहिए थी, 15 में मुझे एरिया चाहिए था इसलिए 2 टर्म चाहिए थी। बाई चांस यहाँ पे भी एरिया चाहिए होता तो मैं 3x को सिंगल टर्म मान लेता, पर यहाँ पे क्योंकि वॉल्यूम चाहिए इट मीन्स मुझे मेरी एक्सप्रेशन में 3 अलग अलग वैल्यू चाहिए। दैट इज आई एम रिटन हियर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डिमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड इज 3x and x minus 4. Now we are planning for the second part of this question as well. देखो like a first part, जैसे इसमें वॉल्यूम था फैक्टर बना, इसमें भी मेरे पास वॉल्यूम है और here given volume is, क्या हमारे पास given वॉल्यूम 12k स्क्वायर 8k 20k, तो ये है मेरे पास गिवन वॉल्यूम। नाउ देयर इज अ नीड टू जनरेट द फैक्टर्स हेयर। एक बार फिर से अगर वॉल्यूम है तो वी आर प्लानिंग टू फाइंड आउट लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, मीन्स मुझे 3 एक्सप्रेशन चाहिए। अब आप जरा बहुत ध्यान से समझो, ये है तो क्वाड्रेटिक, लेकिन सबसे पहले 12, 8 और 20, 12, 8 or 20, these are the 3 numerical value and all these 3 numerical value must be a multiple of 4, सब 4 के multiple है, तो take this 4 common, then you can easily observe सब में k भी है, k, take this k also common, और after taking 4k common from it, it is 3y square as we are having the simplified value 2y minus 5। तो देखो बेटा ये हमारा इस क्वेश्चन का पहला स्टेप है। इन दी पार्ट नंबर सेकेंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 मुझे वॉल्यूम दे रखा है, इन शॉर्ट मुझे L इंटू बी इंटू एच का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है। इन शॉर्ट ये पूरा रिजल्ट 3 एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन है। उसके लिए मैंने पहले इसमें से ध्यान से देखते हुए ये ऑब्जर्व किया कि इन सब में से 4 कॉमन आएगा, मैंने 4 कॉमन ले लिया। जैसे 4 कॉमन लिया यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, तो इसलिए तो आ गया 3, 2 एंड 5। मीनवाइल मुझे सब में k भी दिख रहा था, k इज अनदर वैल्यू जो तीनों में है, इसलिए मैंने उस k को भी बाहर बुला लिया और अंदर क्या बचा 3y स्क्वायर 2y माइनस 5। नाउ चेक व्हाट यू ऑब्जर्व, यार ये तो एक क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक है तो फैक्टर बनाने हैं तो मिडल टर्म स्प्लिट चलेगी। नाउ वी आर प्लानिंग फॉर दैट मिडल टर्म स्प्लिट। उम्मीद है ये 4k कॉमन लेने वाली बात समझ आ गई ना। नाउ वी आर फोकस ऑन दिस पार्ट, सिंस 3y स्क्वायर 2y माइनस 5 में जो वैल्यू ऑफ a है, a is 3, b is 2, c is minus 5, therefore ac become minus 15 which is negative. Are you getting this one? Therefore it is 3y square, we are planning for the factors here, minus 5 और बीच में minus. Why we are putting negative in between them? Only reason we have for this is negative. तो अभी मुझे 15 के ऐसे फैक्टर बनाने की 2 आ जाए, इट इज़ वेरी क्लियर। 5 माइनस 3 बहुत ही सिंपल है यार, ये तो 5 और 3 का मल्टीप्लाई 15 है, 5 माइनस 3 2 है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अवर मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ से मिडल टर्म स्प्लिटिंग वाला पार्ट कॉपी करा हुआ है एंड वी आर गोइंग फॉर द फैक्टर्स हेयर। यहाँ से y कॉमन लो 3y प्लस 5, यहाँ से -1 कॉमन लो 3y माइनस 5, क्योंकि आप लोग पहले से मिडल टर्म स्प्लिट मेरे से सीख चुके हो तो मुझे उम्मीद है आप कोई भी गड़बड़ नहीं करोगे। तो ये बन गए मेरे पास इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स। तो व्हाट यू हैव टू कंसिडर इन अ क्वेश्चन नंबर सेकंड हियर, आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल हमने पहले 4k कॉमन लिया, जो इनसाइड टर्म बची वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। a b और c डिसाइड किया, ac निकाला, नेगेटिव आ गया, बीच में माइनस आया, 15 के फैक्टर बनाए कि 2 आ जाए, तो 15 कैन बी फैक्टराइज हेयर एज 5 into 1 और इट इज 3 into 5. These are the only 2 possible values and out of them 3 and 5 का डिफरेंस ही मुझे 2 देगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 और 5 को यूज़ किया। देन आफ्टर दैट वी टेक द फैक्टर्स एंड कॉमन निकाल लिया, जो बहुत ईजिली समझ आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका आंसर। हेंस वी आर इन अ पोजिशन टू से डैट कि वो जो गिवन वॉल्यूम है, क्या था गिवन वॉल्यूम 4k 3y square plus 2y minus 5 can be written here as 4k and here we have a factor 3y plus 5 and y minus 1. We just copy this factor here, we just make the factor of this quadratic polynomial and getting these 3 terms, which is now indicating as 4k into 3y plus 5 इंटू वाई माइनस 1। तो व्हाट इज द मोटिव हेयर कि कहीं ना कहीं मुझे मेरे गिवन एक्सप्रेशन को इस तरह से ब्रेक करना था कि मुझे 3 अलग अलग टर्म दिखे
और वो 3 टर्म मुझे दिखनी शुरू हो गई। हेंस या दस वो जो पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डिमेंशन आ गया इस पार्ट में, कौन कौन सी पॉसिबल एक्सप्रेशन आ गई? इट इज़ आइदर 4k और इट इज़ 3y + 5 और इट इज़ y - 1। तो मेरे बच्चों, आप लोगों ने ध्यान दिया कि जब मेरे को फाइट करनी थी एरिया की तो मेरे को लेने थे 2 एक्सप्रेशन, और जब मुझे फाइट करनी थी वॉल्यूम की तो मुझे लेने पड़े इसमें 3 एक्सप्रेशन। पार्ट नंबर फर्स्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। सेकंड पार्ट में सबसे पहले 4k कॉमन वाली बात सोचो, फिर इनसाइड जो क्वाड्रेटिक बना है उसकी मिडल टर्म स्प्लिट सोचो। देन मैंने इस क्वेश्चन को एज इट इज़ कॉपी किया यहाँ से। 4k तो ये रहा, और ये जो अंदर वाली टर्म थे उसके ये फैक्टर्स जो अभी मैंने साइड में निकाले इसके का पोस्ट कर दिए, और इन द एंड वी आर इन अ पोजीशन टू से दैट कि मेरा गिवन वॉल्यूम 3 नंबर का मल्टीप्लाई आ गया, 3 टर्म का मल्टीप्लाई हो गया। एज अ रिजल्ट वन ऑफ देम इज लेंथ, अनदर ऑफ देम इज ब्रेथ एंड द रिमेनिंग वन इज हाइट। किसी को भी कोई भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद तो आंसर हमेशा सेम ही आएगा। तो इस तरह से बेटा आज हमने इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज 2.5 को कंप्लीट किया, विच इज टोटली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, और इस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को हमने 15 डिफरेंट मेथड्स में सीखा। उम्मीद है सब इजी था और आपके बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे।